वेलकम जुडिशरी एस्पिरेंट इन पहुजा लॉ एकेडमी। आज आप लोगों के लिए बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के महत्वपूर्ण कुछ टॉपिक को लेकर प्रेजेंट हुआ हूं, जो आपके जुडिशरी के एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में, इंटरव्यू में अक्सर यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कन्फेशन और एक्कॉम्प्लिस, एक्यूज, को एक्यूज यह क्या होते हैं और इनके साक्ष्य का क्या महत्व है। तो जैसा कि आप जानते हो कि कन्फेशन को न तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में परिभाषित किया गया था और न ही बीएसए में ही परिभाषित किया गया है, लेकिन इसके संबंध में प्रोविजन बीएसए की धारा 22 और 23 में दिया गया है। अब प्रश्न है कि कन्फेशन होता क्या है। कन्फेशन का तात्पर्य इकबालिया जुर्म है, अपने द्वारा किए गए अपराध को स्वीकार कर लेना ही कन्फेशन है। और यदि यह कन्फेशन पुलिस अधिकारी के समक्ष नहीं की गई है तो यह उसके खिलाफ, जो ऐसा कन्फेशन कर रहा है उसके खिलाफ साक्ष्य में ग्राह्य होगा, बशर्ते कि यह पुलिस अधिकारी के समक्ष न की गई हो। और यदि यह मजिस्ट्रेट के समक्ष की जा रही है, सीआरपीसी की धारा 164 के तहत की जा रही है, तो इसका एविडेंशियल वैल्यू बढ़ जाता है और मात्र कन्फेशन के आधार पर अभियुक्त को हम सजा दे सकते हैं, क्योंकि यह सारवान साक्ष्य हो जाता है। अगर 164 के बयान के तहत हो रहा है, मजिस्ट्रेट के समक्ष हो रहा है, तो अभियुक्त को हम मात्र कन्फेशन के आधार पर भी सजा दे सकते हैं। अब प्रश्न है कि यह कन्फेशन यदि को एक्यूज के द्वारा हो रहा है तो को एक्यूज के संबंध में बीएसए की धारा 24 में प्रावधान किया गया है और को एक्यूज को परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन यह बताया गया कि को एक्यूज के साक्ष्य को हम स्वीकार कर सकते हैं, उस पर विचार कर सकता है कोर्ट। लेकिन प्रश्न यह है कि को एक्यूज होता क्या है। को एक्यूज हम किसे कहेंगे। को एक्यूज का तात्पर्य, सह अभियुक्त का तात्पर्य दो या दो से ऐसे व्यक्ति जिनका एक साथ अपराध में विचारण चल रहा है, वह सह अभियुक्त कहे जाते हैं, को एक्यूज कहे जाते हैं। को एक्यूज के लिए यह आवश्यक नहीं है कि जिन व्यक्तियों का विचारण साथ साथ चल रहा है, जिन अभियुक्तों का विचारण साथ साथ चल रहा है, वह अपराध में साथ साथ भाग भी लिए हों। केवल आवश्यक यह है कि उनका साथ साथ विचारण एक ही अपराध के लिए चल रहा है, और यदि उनमें से कोई एक व्यक्ति अपने और अपने अन्य सह अभियुक्त को प्रभावित करने वाला कन्फेशन करता है तो उसका एविडेंशियल वैल्यू क्या होगा। अब इस केस के संबंध में माननीय प्रिवी काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीरा सिंह के केस में यह अब निर्धारित कर दिया कि को एक्यूज का जो साक्ष्य है वह संपोषक साक्ष्य होगा और मात्र इसके आधार पर अभियुक्त को मृत्यु और आजीवन कारावास की सजा नहीं दी जा सकती। अब प्रश्न है एक्कॉम्प्लिस के विषय में क्या प्रोविजन है। एक्कॉम्प्लिस किसे कहते हैं। एक्कॉम्प्लिस के संबंध में बीएसए की धारा 138 और 119 का दृष्टांत बी में प्रावधान किया गया है। 138 को एक्कॉम्प्लिस के संबंध में यह कहता है कि सह अपराधी एक सक्षम साक्षी होता है और कोई भी दोष सिद्धि इस आधार पर अवैध नहीं होगी कि वह असंपुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर दी गई है। अब प्रश्न है कि सह अपराधी किसे कहेंगे। सह अपराधी को भी परिभाषित नहीं किया गया है बीएसए में। अब सह अपराधी को परिभाषा देने का प्रयास माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आर.के. डालमिया के केस में, आर.के. डालमिया वर्सेस दिल्ली प्रशासन के केस में कहा, और यह अब निर्धारित किया कि सह अपराधी का तात्पर्य ऐसे दो या दो से अधिक व्यक्ति जो अपराध में बराबर साथ देते हों। अब यह बराबर साथ देना, भाग लेना दुष्प्रेरक के रूप में हो सकता है, सहायता पहुंचाने के तौर पे हो सकता है, तो ये ऐसे व्यक्ति सह अपराधी होंगे। अब इन सह अपराधियों में से अगर कोई एक अपराधी अपने और अपने सहयोगी के विरुद्ध कन्फेशन कर रहा है तो धारा 138 कहती है कि वह सक्षम साक्षी है और उसके आधार पर हम दोष सिद्ध कर सकते हैं उसे और उसके
सह अभियुक्त को, जो सह अपराधी हैं, उनको हम दोषी कर सकते हैं, उनके खिलाफ साक्ष्य में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन वहीं दृष्टांत बी जब देखेंगे 119 का, वह कहता है कि सह अपराधी विश्वास के योग्य नहीं है जब तक कि हम तात्विक विशिष्टियों द्वारा उसकी संपुष्टि नहीं करा लेते। एक तरफ धारा 138 उसको सक्षम साक्षी मानती है और धारा 119 का दृष्टांत भी वह कहता है कि वह विश्वास के योग्य नहीं है। अब इन दोनों धाराओं के बीच माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सामंजस्य स्थापित किया और यह कहा कि अगर तथ्य और परिस्थितियां ऐसे लग रही हैं कि सह अपराधी जो कन्फेशन कर रहा है, जो साक्ष्य दे रहा है, और उसमें कुछ ऐसे तथ्य हैं जो उसके फेवर में है या अपने अपराध को कम करके दूसरे को ज्यादा दोषी बताने का प्रयास कर रहा है, तो हम उस सह अपराधी को तब तक दोषी नहीं मानेंगे जब तक कि अन्य साक्ष्यों के द्वारा उसकी संपुष्टि नहीं हो जाती, जब तक कि तात्विक विशिष्टियों द्वारा उसकी संपुष्टि नहीं हो जाती। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह अब निर्धारित किया कि जो सह अपराधी है उसके साक्ष्य, जो कथन कर रहा है उसके साक्ष्य को हम उतना महत्व नहीं देंगे, उसके कथन को उतना महत्व नहीं देंगे, कारण कि चूंकि वह एक अपराधी प्रवृत्ति का है तो यह संभावना है कि वह झूठ बोलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वह है कि वह अभियोजन पक्ष का साक्षी हो गया है, जिसे अभियोजन पक्ष ने क्षमादान करने का वचन दे दिया है सीआरपीसी की धारा 306 के तहत, तो वह सरकारी गवाह बन गया है। अब यह सरकारी गवाह हमेशा अभियोजन पक्ष की बात करेगा और अपने सहयोगी को हमेशा गलत बताने का प्रयास करेगा, इसलिए हम मात्र इसके कथन के आधार पर उसके सहयोगी को, जो सह अपराधी है, उसको हम दोषी नहीं कर सकते जब तक कि अन्य साक्ष्यों से उसकी संपुष्ट नहीं हो जाती, उसकी तात्विक विशिष्टियां से संपुष्ट नहीं हो जाती। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भुवनी साहू के केस में प्रिवी काउंसिल ने भी यह स्पष्ट कर दिया कि जो धारा 119 का दृष्टांत बी है वही विधि का नियम है और 138 प्राज्ञा का नियम होना चाहिए। अब आप देखें तो कन्फेशन अगर अभियुक्त के खिलाफ हो रहा है तो उसका क्या महत्व है, को एक्यूज कर रहा है तो उसका क्या महत्व है, और एकॉम्प्लिस कर रहा है तो उसका क्या महत्व है। यह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके जुडिशरी के एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो इसी इंफॉर्मेशन को देने के लिए मैं प्रेजेंट हुआ था। यह इंफॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।